हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल TG2 अड्डा में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए मॉडल पेपर कह लीजिए या प्रैक्टिस पेपर कह लीजिए लाया हूँ। इस सेट में लगभग 50 वेरी इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो कि मैं आप लोगों के लिए चुन चुन के लेके आया हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपकी अच्छे से तैयारी हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग का कारण, लोड वेरिएशन, हार्मोनिक्स, फॉल्ट इन स्टेटर ऑल। तो देखिए क्या होता है, सिंक्रोनस मोटर जो होती है, क्या होती है सिंक्रोनस मोटर जो होती है, सिंक्रोनस मोटर ये क्या होती है, नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, ठीक है। ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। और सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जड़त्व का गुण पाया जाता है, ठीक है। और जब इसका रोटर प्रॉपर रूप से नहीं घूम पाता है तो इसमें ऑक्सीलेशन जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो जिसे क्या बोलते हैं, हंटिंग बोलते हैं। तो हंटिंग के कई कारण होते हैं। एक लोड वेरिएशन होता है, ठीक है, हार्मोनिक्स भी होता है और फॉल्ट इन स्टेटर। तो इसमें आपके हंटिंग के तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। तो इसमें आंसर क्या होगा, ऑल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके लेवल का नहीं है लेकिन ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सिंक्रोनस मोटर में टॉर्क इक्वेशन है T = 3 × VT EF sin del upon omega s × xx, T = VT E cos del upon omega s xx, और आपका थर्ड है 3EF sin del upon VT omega s xx नन। तो बच्चों इसमें क्या है, इसमें आपसे टार्क इक्वेशन का फॉर्मूला पूछा है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। और कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि जो टार्क होता है वो किस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, जो आपको ये दिख रहा है डेल, इसको बोलते हैं लोड एंगल। क्या बोलते हैं, लोड एंगल, ठीक है। तो टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड एंगल, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए, इसमें का क्वेश्चन आया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, इससे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड आपके क्या होते हैं, न्यूमेरिकल्स भी कभी कभी पूछता है। तो पहला ऑप्शन दिया sin m β/2 m sin β/2, sin β/2 m sin β/2, sin β/n sin β/2 नन। तो जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होता है बेटा, इसको हम लोग KD से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, KD से। और इसका फॉर्मूला होता है sin m β/2 अपॉन m sin β/2। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। कभी कभी आपसे पिच फैक्टर भी पूछ सकता है, KP, ठीक है। तो पिच फैक्टर क्या होता है आपका, cos α/2 होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर में I0 का मान होता है, देखिए 2% से लेकर 5% ऑफ फुल लोड करंट, 30% से लेकर 40% ऑफ फुल लोड करंट, और 20% से लेकर 30% ऑफ फुल लोड करंट नन। तो बच्चों ये तो आपका क्या होगा, इंडक्शन मोटर में हो गया। इंडक्शन मोटर में जो I0 की वैल्यू होती है, ठीक है, वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्या होती है, 30% से लेकर
40% होती है। ठीक, और ये जो आपको दिया है 2 से 5% ये आपका होता है ट्रांसफार्मर में। किस में होता है? ट्रांसफार्मर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, मैं आप लोगों के लिए स्पेशली क्वेश्चन बनाया हूँ। इसमें 3 चीज़ें आपको मिलेंगी। ईएमएफ इक्वेशन इन 3 फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया 4.445 एवरेज एफ के डब्ल्यू एन, दूसरा दिया 4.44 एफ एन 5 और तीसरा दिया 4.44 के पी के डी एफ टी 5। तो बच्चों इंडक्शन मोटर का देखिए, मैं तीनों को बता देता हूँ। ये तीनों किसी मशीन के ईएमएफ है। देखिए ट्रांसफार्मर का क्या होता है? ट्रांसफार्मर का तो ट्रांसफार्मर का ये है, क्या है? 4.44 एफ एन 5। ये आपका किसका है बच्चों? ट्रांसफार्मर का। ये आपका किसका है? इंडक्शन मोटर का। इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर का क्या होता है बेटा? 4.445 एवरेज एफ के डब्ल्यू एन। ठीक, के डब्ल्यू क्या होता है? ये जो आप देख रहे हैं के पी के डी का मल्टीपल होता है। ठीक है, अच्छा, और ये जो है ये आपका अल्टरनेटर का ईएमएफ इक्वेशन है। ये किसका है? अल्टरनेटर के ईएमएफ इक्वेशन है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर के लिए है। ठीक है, ये आपका क्या है? स्टार्टिंग टार्क है, ये आपका फुल लोड टार्क है। ठीक, तो स्टार्टिंग टार्क बटे फुल लोड टार्क इज इन इक्वल टू स्टार्टिंग करंट ऑफ फुल लोड करंट इनटू एसएफ, मतलब लोड पर जो स्लिप होगी। स्टार्टिंग टार्क अपॉन फुल टार्क इक्वल टू 1/3 स्टार्टिंग करंट बटे फुल लोड करंट का होल स्क्वायर एसएफ, और स्टार्टिंग टार्क बटे फुल लोड टार्क इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर मिल सकता है, कुछ बुकों में आपको के स्क्वायर दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग करंट बटे फुल लोड करंट का स्क्वायर इंटू एफ। देखिए ये आपका किसका है? ये आपका ऑटो ट्रांसफार्मर का है। ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर में आपको ये रिलेशन मिलेगा, स्टार्टिंग टार्क और फुल लोड करंट का, फुल लोड टार्क का। ये जो है आपका डोल स्टार्टर का। ठीक, डोल स्टार्टर का। ये आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर का है, स्टार डेल्टा स्टार्टर। स्टार डेल्टा कहाँ तक यूज़ होता है? 20 HP तक, 5 HP से 20 HP तक की मोटरों में स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग हम लोग करते हैं। और ऑटो ट्रांसफार्मर 20 HP से ऊपर की मोटरों में। और डोल स्टार्टर जो है आपका 3 HP से लेकर 5 HP तक। ये वीडियो थोड़ा बच्चों लंबा जाने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोटर मैकेनिकल पावर और रोटर इनपुट पावर का अनुपात होगा। देखिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर आपको ध्यान होगा आपके दिमाग में, तो देखिए ये क्या होती है आपकी पीजी ग्रॉस पावर, मतलब रोटर की इनपुट पावर। ये आपका क्या हो गया? पीसीयू, मतलब रोटर का कॉपर लॉसेस। और ये होगा आपका मैकेनिकल पावर रोटर की। इनका अनुपात कितना होता है? 1:S/1-S। ठीक, अब आपसे क्या पूछ रहा है? रोटर मैकेनिकल पावर। तो रोटर मैकेनिकल पावर क्या हो जाएगी? PM बटे रोटर इनपुट पावर। इनपुट पावर क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। ठीक, मैकेनिकल पावर की जगह क्या है? 1/1-S है, और ग्रॉस पावर क्या है? 1। तो क्या हो जाएगा इसमें? आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ये आंसर हो जाएगा आपका 1-S/1। आपसे कोई पूछे, आपसे कभी कभी क्या होगा कि कॉपर लॉसेस और मैकेनिकल पावर का रिलेशन पूछ लेगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में स्लिप रिंग होती हैं, 2 होती हैं।
3 होती हैं, 0 होती, नन होती हैं। तो आपका स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में स्लिप रिंग नहीं होती है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा 0। ठीक है। और जो आपका वॉन टाइप मोटर होती है, इंडक्शन मोटर, उसमें स्लिप रिंग क्या होती हैं, 3 होती हैं। ठीक है। डीवीडी प्लेयर में किस मोटर का प्रयोग होता है? सर्वो मोटर का करेंगे, सैडल पोल मोटर का करेंगे, स्टेपर मोटर का करेंगे, रिलेक्टर मोटर का करेंगे। तो देखिए, डीवीडी प्लेयर हो चाहे आपका सीडी प्लेयर हो, सब में हम लोग क्या करेंगे, सर्वो मोटर का प्रयोग करेंगे। ठीक। स्टेपर मोटर का प्रयोग होता है डिजिटल वॉचेस में होता है, स्मॉल रोबोटिक्स में होता है, कंप्यूटर प्रिंटिंग डिवाइस में होता है और सभी में होता है। तो देखिए, डिजिटल वॉचेस में भी आपका स्टेपर मोटर यूज़ होगी, स्मॉल रोबोटिक्स में भी यूज़ होती है, क्योंकि क्या होती है, पल्स के फॉर्म में चलती है, पल्स के फॉर्म में काम करती है, और कंप्यूटर प्रिंटिंग डिवाइस में। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑल हो जाएगा। ठीक। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया है। 3 फेस इंडक्शन मोटर में ब्रेकिंग मोड में एस का मान होगा, क्या होगा, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, क्या होगा, 1 से ज़्यादा होगा, निगेटिव होगा। ठीक है। तो ब्रेकिंग मोड में क्या होगा, ये आपका क्या होगा, 1 से ज़्यादा होगा। ठीक है। ये आपका ब्रेकिंग मोड है। ब्रेकिंग मोड में क्या होगा, इसका जो मान होगा वो क्या होगा, 1 से ज़्यादा होगा। ठीक। ये क्या होगा आपका ब्रेकिंग मोड, ये क्या होगा आपका ब्रेकिंग मोड, ब्रेकिंग मोड। ये आपका जनरेटिंग मोड है। जनरेटिंग मोड में स्लिप का मान क्या होता है, नेगेटिव होता है। और ये आपका मोटरिंग मोड है। मोटरिंग मोड में क्या हो जाएगा, ये जो आपका स्लिप की वैल्यू है 0 और 1 के बीच में लाई करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया है। टार्क और स्लिप का कर्व होता है, सर्कुलर होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, रेक्टेंगुलर पैराबोला होता है और ट्रायंगुलर होता है। तो जो आपका जो टार्क और स्लिप का कर्व होता है बच्चों, वो क्या होता है, रेक्टेंगुलर पैराबोला होता है। ठीक है। देखिए, ये देखिए आपका ऐसे होता है। ठीक, ये ऐसे होता है। तो यहाँ पे जो टार्क होता है, यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम होगा। और इस कंडीशन में क्या होता है, टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप होता है। लेकिन जैसे ही आपका मैक्सिमम पहुँचता है, इसको पुल आउट टार्क बोलते हैं। तो इसके बाद जो होता है रिलेशन क्या होता है, ऐसे हो जाता है, टार्क इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप हो जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोल टाइप ट्रांसफार्मर में कितने मैग्नेटिक पथ होते हैं, मतलब आपके चुंबकीय पथ कितने होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। तो कोल टाइप में क्या होता है आपका, 1 होता है। और सेल टाइप में 2 होते हैं। सेल टाइप में 2 होंगे, कोल टाइप में 1 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है 60%, 80%, 95% और नन। तो जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए, जो आपका आइडियल ट्रांसफार्मर होता है उसकी इफिशियंसी 100% होती है। पावर ट्रांसफार्मर उसकी होती है 95 से 98%। और जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है, इसकी इफिशियंसी कितनी होती है, 50 से 70%। ठीक। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 60%। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेश सिलिका जेल का रंग होता है, नीला होता है, गुलाबी होता है, जामुनी होता है, हरा होता है। तो जो आपका फ्रेश होगा, नया का कलर क्या होगा, नीला होगा। और नमी सोखने के बाद, नमी सोखने के बाद क्या हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 0 वोल्टेज रेगुलेशन की शर्त क्या है, tan phi इज इक्वल टू माइनस R2 बाई X2, tan phi इज इक्वल टू X2 बाई R2, tan phi इक्वल टू R2 बाई X2 नन। तो 0 वोल्टेज रेगुलेशन के लिए क्या शर्त है आपका, पहला बिल्कुल सही है,
tan phi इज इक्वल टू माइनस R2/X2। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब प्राइमरी रेजिस्टेंस को सेकेंडरी में रिफर्ड किया जाता है तो टोटल रेजिस्टेंस होगा। ठीक, ये पहला दिया R इक्वल टू R1 प्लस R2 N1/N2 का होल स्क्वायर और R1 प्लस R2 प्लस N1/N2 का होल स्क्वायर R2 प्लस R1 इंटू N2/2। जब आप प्राइमरी से सेकेंडरी भेजेंगे तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका किस में, प्राइमरी से प्राइमरी टू सेकेंडरी। ठीक, तो इसमें से आंसर क्या आ जाएगा आपका, ये प्राइमरी से सेकेंडरी का है। और जब सेकेंडरी टू प्राइमरी करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा सेकेंडरी टू प्राइमरी। ठीक, और ये कुछ होता नहीं है, इसको कोई मतलब नहीं। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है केवीए में होगी, किलोवाट में होगी, एम्पियर आवर में होगी, एम्पियर में होगी। ठीक, तो देखिए ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है आपकी किस में होती है, केवीए में होती है। और अल्टरनेटर की भी रेटिंग किस में होती है, केवीए में। ठीक, ये किसकी होती है, मोटर और जनरेटर, मोटर और जनरेटर डीसी। ये आपका क्या है, बैटरी। ये आपका क्या है, फ्यूज़। फ्यूज़ की रेटिंग किस में होती है। ठीक, और सर्किट ब्रेकर की क्या होती है, केवी में होती है। किस में होती है, केवी में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्कॉट कनेक्शन का प्रयोग होता है 3 फेज टू 2 फेज, 3 फेज टू 1 फेज, 1 फेज टू 3 फेज, नन। तो देखिए स्कॉट कनेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, 3 फेज सप्लाई को हम लोग क्या करते हैं, 2 फेज सप्लाई में कन्वर्ट करते हैं। या कह सकते हैं कि 2 फेज सप्लाई को हम लोग 3 फेज सप्लाई में कन्वर्ट करते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, डीसी शंट मोटर का प्रयोग होता है लेथ मशीन में होगा, ब्लावर्स एंड फैंस में होता है, ड्रिलिंग मशीन में होता है, मशीन टूल्स में होता है, सभी में। तो बच्चों इन सभी में आपका डीसी शंट मोटर का प्रयोग होगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, सभी। ठीक, और देखिए जो डीसी शंट मोटर होती है इसका जो स्पीड रेगुलेशन होता है सबसे अच्छा होता है, स्पीड रेगुलेशन बेस्ट होता है। और सबसे पुअर डीसी सीरीज मोटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग होता है बैटरी चार्जिंग में। तो बैटरी चार्जिंग में आपका शंट जनरेटर यूज़ होगा, डीसी शंट जनरेटर। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में शंट जनरेटर। तो इसमें आंसर क्या आएगा आपका, क्रेन। क्रेन में, हॉइस्ट में, और जहाँ पे हमको लोड ज़्यादा चाहिए वहाँ पे लोड जहाँ हमको लोड ज़्यादा लोड पे काम करना है वहाँ पे हम लोग डीसी मोटर का प्रयोग करेंगे। क्रेन्स हो गया, हॉइस्ट हो गया और लोकोमोटिव हो गया, इन सब जगह हम लोग डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग करेंगे। किस मोटर को बिना लोड के स्टार्ट नहीं किया जाना चाहिए, सीरीज मोटर को, डीसी शंट मोटर को, डीसी कंपाउंड को, नन। तो सीरीज मोटर को हमको बिना लोड के स्टार्ट नहीं करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग होता है डीसी सीरीज मोटर में, डीसी शंट मोटर में, कंपाउंड मोटर में। तो इसमें आंसर क्या होगा, 2 पॉइंट स्टार्टर हम लोग सीरीज मोटर में यूज़ करते हैं, और डीसी शंट में 3 पिन टाइप, 3 पिन टाइप, ये भी 3 पिन टाइप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मोटर में वोल्टेज समीकरण है V इक्वल टू ई बी प्लस आई ए आर ए, ई बी इक्वल टू वी प्लस आई ए आर ए, वी इक्वल टू ई बी अपॉन आई आर ए, और V इक्वल टू ई बी इंटू आई आर ए। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये। चलिए निकाल लेते हैं, अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो निकाल लेते हैं। देखिए ये आपका आर्मेचर हो गया,
जहाँ कन्फ्यूज़न हो वहाँ निकाल लीजिए आप, कन्फ्यूज मत होइए। ये आपका क्या होगा, वोल्टेज हो गया, प्लस प्लस माइनस, ये आपका ईबी हो गया। ठीक, तो आपका क्या है, मोटर है, तो वोल्ट करंट आपकी ये आएगी, तो करंट का डायरेक्शन में ये मान लिया। ठीक, आइए केवीएल लगा दीजिए, तो लगाइए, तो अब ये करंट ऐसे ये, तो ये आपका V है। ठीक, तो करंट आपकी यूँ चल रही है। ठीक, तो आप करंट जब यू कर रहे हो तो इंटर किससे करिए, माइनस से, तो माइनस का वोल्टेज हो जाएगा, प्लस ईएमएफ आपका क्या हो जाएगा, बैक ईएमएफ, प्लस में हो जाएगा वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, IaRa, प्लस में इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, V माइनस EB इक्वल टू IaRa। ठीक है, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, EB प्लस IaRa, तो ये आपका आंसर है। ठीक, अगर आप आपसे जनरेटर का पूछेगा, ठीक, तो यहाँ पे आप माइनस लगा दीजिएगा। जनरेटर का भी निकाल सकते हैं आप ऐसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मोटर का टार्क किसके सीधे समानुपाती होता है, V और लोड, फाई और आर्मेचर करंट, V और Ia, ठीक, और V और फ्लक्स। ठीक, देखिए जो टार्क होता है, ठीक, वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई Ia होता है। ठीक, तो बच्चों इसमें तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन अगर हम शंट मोटर की बात करें, फॉर शंट मोटर, तो यहाँ पे फ्लक्स क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे जो टार्क होगा शंट के लिए क्या हो जाएगा, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये होगा। और अगर हम सीरीज़ की बात करें, सीरीज़ मोटर के लिए, तो ये होगा आपका T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I²। देखिए सीरीज़ में क्या होगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक ऐसे आता है। ठीक, और शंट में क्या होता है, ऐसे आता है। ठीक, ये सब आपको कैरेक्टरिस्टिक पता होना चाहिए। क्या कह रहा है, 0.05 ओम आर्मेचर रेजिस्टेंस और 180 वोल्ट EB आपके 200 वोल्ट DC सीरीज मोटर द्वारा आकर्षित धारा निकाली। ठीक, तो निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। अभी हमने आपको बताया था V इक्वल टू क्या होता है, EB प्लस IaRa, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V माइनस EB बाई RA। V कितना दिया आपको, 200 दिया है, EB दिया आपको 180, ठीक, RA कितना दिया, 0.5 दिया है, तो कितना है आपको, उसको 20.5 पॉइंट हटाया, तो कितना है, 40 एम्पीयर। तो बच्चों इसमें आंसर आ जाएगा आपका 40। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस जनरेटर का प्रयोग आर्क वेल्डिंग में किया जाता है, शंट जनरेटर करोगे, सीरीज जनरेटर करोगे, कॉम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, इसको प्रयोग करते हैं हम लोग लिफ्ट। ठीक, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग करेंगे, किसका, आर्क वेल्डिंग में हम लोग डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग करेंगे। और उसमें जो वाइंडिंग होती है, इसमें लैप वाइंडिंग होगी। लैप वाइंडिंग क्या होती है, मोर करंट, लो वोल्टेज। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्रुवों की संख्या 4 और नंबर ऑफ स्लॉट्स कितने, 24 होने पर पोल पिच क्या होगी, तो पोल पिच इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ स्लॉट्स अपॉन नंबर ऑफ पोल्स। स्लॉट्स कितने हैं, 24, पोल्स कितने, 4, 4 छंग 24, तो कितने आएंगे, 6। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा बच्चों आपका, 6। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 12 पोल तरंग संबंध
डीसी मशीन में समांतर पथ, देखिए यहाँ पे क्या है, तरंग बात कर रहा, वेव की। तो देखिए लैप वाइंडिंग में A बराबर P होता है और वेव बाइंडिंग में A बराबर 2 होता है। तो समांतर पथ आपके कितने होंगे, 2। एक 4 पोल सिंप्लेक्स लैप वन आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी, 4 होगी, 6 होगी, 8 होगी। देखिए सिंप्लेक्स लैप बाइंडिंग, फॉर सिंप्लेक्स लैप बाइंडिंग A बराबर P होता है। तो इसमें तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर आपसे डुप्लेक्स बोलता है तो डुप्लेक्स बराबर होता है A बराबर 2P, और अगर आपसे ट्रिप्लेक्स बोलता है तो A बराबर 3P हो जाएगा। ये सब आपको पता होना चाहिए। पावर सब सर्किट में प्रत्येक परिपथ में अधिकतम कितने आउटलेट हो सकते हैं, 4, 1, 2, 3। तो कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। विद्युत के नियमों के अनुसार प्रकाश और पंखों के बीच के परिपथ में अधिकतम भार और अधिकतम बिंदु कितने होने चाहिए, अधिकतम भार आपका कितना, 60 होना, 800 वाट होना चाहिए, और पॉइंट कितने होंगे, 10। यही आपका आंसर है। ठीक, IE के नियमों के अनुसार किसी इंसुलेशन में लीकेज करंट इंस्टॉलेशन की को आपूर्ति की गई अधिकतम करंट के भाग से अधिक नहीं होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, कई एग्जाम में पूछा गया। 1/5000, 1/50,000, 1/1000, 1/500। तो लीकेज करंट कितनी होनी चाहिए फुल लोड करंट की, एक मतलब 5,000वां भाग होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु ऊर्जा की विद्युत इकाई है क्यूरी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगावाट, किलोवाट। तो बच्चों आंसर क्या होगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टर्बो जनरेटर में इनमें से कौन सा हिस्सा घूमता है, योग घूमता है, ब्रश घूमता है, आर्मेचर घूमता है, पोल। तो क्या बच्चों घूमते हैं, पोल घूमते हैं। ठीक, 25 मेगावाट पावर स्टेशन की अधिकतम मांग 200 मेगावाट है, वार्षिक लोड फैक्टर 50%। तो औसत मांग क्या होगा, तो देखिए लोड फैक्टर बराबर क्या होता है, लोड फैक्टर बराबर होता है अधिकतम मान, बेटा ये सब फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक, बटे औसत मान होता है। आपसे पूछ रहा औसत, बेटा हमने थोड़ा गड़बड़ लिख दिया, सॉरी। लोड फैक्टर बराबर होता है औसत मान बटे अधिकतम मान। ठीक, तो आपको औसत मान निकालने, तो औसत मान क्या हो जाएगा, 50%। 50% मतलब क्या हुआ, 1/2। और अधिकतम मान कितना है, 20। तो इसमें आंसर क्या होगा, 10 मेगावाट। तो क्या हो जाएगा आपका 10 मेगावाट। हाई वोल्टेज के ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। स्टील टावर का करते हैं, लकड़ी के पोल, स्टील पोल्स, RCC पोल। तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा, स्टील पोल्स, स्टील टावर्स।
ठीक। क्रॉस आर्म किसके बनाए जाते हैं? लकड़ी के नहीं, लकड़ी काहे बनाओगे? प्लास्टिक के भी नहीं बनते हैं, आयरन के भी नहीं बनते। आयरन ऑक्सीडेशन शुरू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्टील के बनते हैं। ये क्या करते हैं? क्रॉस आर्म क्या करते हैं? इंसुलेटर को सपोर्ट देते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ACSR चालक में इस्तेमाल होने वाले स्टील कोर किसका बना होता है? मिश्र धातु स्टील, स्टेनलेस स्टील, गैल्वनाइज स्टील, नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? गैल्वनाइज स्टील का प्रयोग करते हैं। ट्रांसमिशन लाइन में तनाव को कम करने के लिए किस इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं? डिस्क इंसुलेटर, स्ट्रेन इंसुलेटर, पिन इंसुलेटर। देखिए पिन इंसुलेटर जो होता है ये 33 kV तक यूज़ होता है। ठीक, सॉरी, तो इसमें आंसर क्या होगा आपका? स्ट्रेन इंसुलेटर। स्ट्रेन इंसुलेटर क्या होता है? ट्रांसमिशन लाइन की स्टार्टिंग में या ट्रांसमिशन लाइन के बाद में यूज़ होता है। ठीक है, ये क्या करता है? तनाव को कम करता है, तनाव को कम करता है। बनता किससे है? डिस्क इंसुलेटर से। किससे बनता है? डिस्क इंसुलेटर से बनता है। ठीक, ये आपका हॉरिजेंटल यूज होता है, हॉरिजेंटल इसको लगाते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो ध्रुवों के बीच की दूरी को कहते हैं? सैग कहते हैं, स्पैन कहते हैं, स्टे कहते हैं, लेंथ कहते हैं। देखिए ये आपके दो पोल हो गए। ठीक, ये आपका कहलाता है स्पैन। ठीक, तो इसमें आंसर क्या होगा? स्पैन। और ये होता है, ये होता है आपका सैग कहलाता है। ठीक, सैग इक्वल टू क्या होता है? WL²/8T। ये भी आपको पता होना चाहिए। RCC पोल का प्रयोग होता है 66 kV से 220 kV, 11 kV, 11 kV से 33 kV, 33 kV से 66 kV। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? 11 kV। किस ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटी इफेक्ट 0 होता है? शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ क्या होती है? 80 किलोमीटर। और वोल्टेज कितना होता है? 20 kV। ठीक, मीडियम क्या होती है आपकी? 80 से 160 किलोमीटर। और 20 kV से 100 kV तक। और जो लॉन्ग होती क्या होती है? 160 किलोमीटर से ऊपर। और वोल्टेज 100 kV, 100 kV से ऊपर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन के। मरकरी वेपर लैम्प की दक्षता होती है 35 से 40 ल्यूमेन वाट, 50 से 60 ल्यूमेन वाट, 10 से 15 ल्यूमेन वाट, नन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? 35 से 40 ल्यूमेन पर वाट। ये आपकी नियॉन की है, नियॉन की इफिशिएंसी, नियॉन लैम्प। ठीक है, और ये जो आपका कार्बन लैम्प, कार्बन आर्क लैम्प। ठीक, ये सब आपको पता होना चाहिए। फ्लोरेसेंट ट्यूब का जीवन काल होता है 2000 घंटे होता है, 3000 घंटे होता है, 5000 घंटे होता है, नन। तो देखिए फ्लोरेसेंट ट्यूब का जो जीवन काल होता है वो 5000 घंटे होता है। कुछ बुकों में आपको 6000 घंटे भी मिलेगा, वो भी सही है। ठीक है, चोक के कारण ट्यूब लैम्प सर्किट का पावर फैक्टर होगा? यूनिटी होगा, लीडिंग होगा, लैगिंग होगा, नन होगा। तो क्या होगा? लैगिंग होगा। आर्मेचर बना होता है, ठीक, सिलिकॉन स्टील का, कॉपर का, कास्ट आयरन का, एल्युमिनियम का। तो आर्मेचर जो होता है आपका सिलिकॉन स्टील का बना होता है। ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम होगी जब आयरन लॉसेस कॉपर लॉसेस के बराबर होंगे, आयरन लॉसेस कॉपर लॉसेस से बड़ा होगा, कॉपर लॉसेस आयरन से बड़ा होगा। तो बच्चों ये आंसर आपका बिल्कुल सही है। इफ़िशियंसी कब मैक्सिमम होगी? जब आयरन लॉसेस कॉपर लॉसेस के बराबर होंगे। निम्न में से सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है? सिंक्रोनस मोटर, इंडक्शन मोटर, डीसी मोटर, नन। तो देखिए आपकी इंडक्शन मोटर और इंडक्शन मोटर
और डीसी मोटर ये आपकी सेल्फ स्टार्टिंग होती है। सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती। ठीक। फेरांटी इफेक्ट में होता है वीएस जो बड़ा होता है वीआर से, वीआर बड़ा होता है वीएस से, वीआर और वीएस की वैल्यू समान होती है, और आपका नन। तो देखिए वीएस क्या होता है आपका, ये आपका होता है सेंडिंग वोल्टेज, वीआर होता है आपका रिसीविंग वोल्टेज। ठीक। तो जब रिसीविंग वोल्टेज सेंडिंग वोल्टेज से ज़्यादा होता है तो उसको बोलते हैं फेरांटी इफेक्ट। ठीक है। ये क्या होता है, कैपेसिटेंस के काम होता है। ठीक। और जो स्किन इफेक्ट होता है ये क्या होता है, रिएक्टेंस के काम होता है। ठीक है। ओके। तो बच्चों इस मॉडल पेपर में हमने न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आपसे पूछे नहीं हैं। नेक्स्ट मॉडल पेपर में हम आपको अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन देंगे और उसको सॉल्व भी कराएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जो करिएगा, जिससे आपकी 100% बिहार TG2 निकल जाएगा और आप नौकरी पा जाएंगे। थैंक यू।